जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में अध्याय 1 हमारा लगातार चल रहा है और आज हम उसके अंतिम पायदान में हैं इस अध्याय के। तो दोस्तों, जो आज की हमारी अध्याय 1 की विषय वस्तु है वो है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या है? तो क्या द्रव को गैस अवस्था में बदलने के लिए क्वथनांक तक के तापमान की आवश्यकता होती है? क्या उससे कम तापमान पर जल वाष्प अवस्था में नहीं बदल सकता? लेकिन हम हमारे कुछ दैनिक जीवन के अनुभवों में देखते हैं कि द्रव को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होने लगता है, या गीले कपड़ों को तेज हवा में या सुखा दिया जाए, फैलाकर सुखा दिया जाए तो धीरे धीरे वे सूख जाते हैं। तो आखिर उनका जो द्रव था उसका हुआ क्या? वह जल गया कहाँ? तो कहते हैं कि उसका वाष्पीकरण हो गया। लेकिन हमने इतना तापमान तो उपलब्ध करवाया नहीं था क्वथनांक के लिए जितना ज़रूरी है, तो फिर आखिर गया कहाँ जल? तो दोस्तों, सामान्य अवस्था में भी द्रव, ठोस और गैस के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं। इसी प्रकार जल के कण भी सामान्य तापमान पर गतिशील रहते हैं, जिसमें ऊपरी सतह पर उपस्थित जो जल के कण हैं उनमें इतनी गतिशीलता होती है कि वे आसानी से अपने पास के या निकटस्थ जो जल के कण हैं उनके आकर्षण बल से मुक्त होकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी अवस्था को वाष्पीकरण कहते हैं। अर्थात तापमान को बिना क्वथन तापमान तक पहुँचाए जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब ये वाष्पीकरण कई कारकों पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा कि घड़ी किए हुए कपड़े या गीले कपड़ों को एक साथ ही अगर रख दिया जाए, उनको फैलाया ना जाए तो वो देरी से सूखते हैं, लेकिन फैलाए गए कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि तापमान समान ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें वाष्पीकरण में भी कुछ कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है सतह क्षेत्र का क्षेत्रफल। अर्थात द्रव का जो ऊपरी सतह है उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो द्रव का वाष्पीकरण कम होगा, और अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। उदाहरण के तौर पर आपने एक गिलास पानी लिया और पानी ग्लास में रखा है, तो वो ग्लास का पानी को समाप्त होने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर उस एक गिलास पानी को आप किसी फर्श पर ढोल देंगे तो उसकी ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में वह बहुत तेज़ी से वाष्पीकृत होगा। दूसरा जो कारक है दोस्तों वह है तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे द्रव का वाष्पीकरण भी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर छाँव में सुखाए गए कपड़े और धूप में सुखाए गए कपड़े, धूप में सुखाए गए कपड़े जल्दी सूखते हैं, जबकि छाया में सुखाए गए कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर अधिक बढ़ती है। गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंड के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं। तो दूसरा कारण हो गया तापमान। तीसरा कारण होता है दोस्तों वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर या हवा की गति बढ़ने पर कपड़े जल्दी सूखते हैं, अर्थात वाष्पीकरण और बढ़ता है। तो तेज हवा में या पंखे के नीचे आप कपड़े सुखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसीलिए जब हवा तेज चलती है या पंखा चलता है तो जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है। इसलिए वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि क्षेत्रफल, ताप और गति, क्षेत्रफल, ताप और वायु गति ये बढ़ती है तो वाष्पीकरण बढ़ता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसमें बढ़ने पर वाष्पीकरण घटता है, और वो है आर्द्रता या नमी। अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा है या नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। जैसे कि बारिश के दिनों में कपड़े बहुत दिनों तक नहीं सूखते, 2-2 दिन तक नहीं सूखते। उसका कारण यही है दोस्तों कि बारिश के दिनों में जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता अधिक होती है या नमी अधिक होती है। नमी अधिक होने के कारण जो वाष्पन की दर है वो कम हो जाती है।
तो इस प्रकार से वाष्पीकरण को 4 प्रमुख तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। द्रव सतह का क्षेत्रफल पहला, दूसरा तापमान, तीसरा वायु गति और चौथा है आर्द्रता। दोस्तों अगला हमारा विषय वस्तु है वो है वाष्पीकरण के कारण शीतलता अधिक कैसे होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के समय में हम छत की सतह को पानी छिटक देते हैं या घर के बाहर जो परिसर है उस पर पानी छिटक देते हैं तो थोड़ी सी ठंडक हो जाती है। या बारिश के समय में हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव अगर कर लें तो थोड़ी शीतलता का अनुभव होता है। कूलर ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है बजाय पंखे के। तो आखिर वाष्पीकरण से शीतलता क्यों होती है? तो दोस्तों जब द्रव को हम खुले में छोड़ देते हैं तो द्रव क्या करता है कि उसका वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण होने से जो द्रव सतह है उसका तापमान में कमी आती है। अपने तापमान में कमी की जो ऊर्जा की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए वो आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो आसपास के कणों से जब ऊष्मा को अवशोषित करता है तो आसपास के वातावरण में ठंडक उत्पन्न या शीतलता आ जाती है। इस प्रकार से दोस्तों जो वाष्पीकरण है वो शीतलता से अनुभव करवाता है। जैसे ही आप फर्श पर या छत पर पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी के जो कण हैं या जो जल के कण हैं वो छत में उपस्थित ऊष्मा को अवशोषित करके वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। इस अवशोषण के कारण छत की ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में कमी आती है। ऊष्मीय ऊर्जा में कमी आने पर जो छत के कण हैं वो आसपास के वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करना शुरू करते हैं जिससे वातावरण में शीतलता अनुभव होती है। इस प्रकार से हम वाष्पीकरण के द्वारा शीतलता का अनुभव करते हैं। अब दोस्तों इसी शीतलता पर एक प्रश्न ये आता है कि गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। तो गर्मी के समय में जब हम अधिक मेहनत करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना उत्पन्न होता है जिसके कारण हमें शीतलता का अनुभव होता है। आखिर पसीना उत्पन्न क्यों होता है और शीतलता का अनुभव क्यों होता है? तो जब हम मेहनत करते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ता है, बाह्य वातावरण का भी तापमान अधिक है, तो शरीर को ठंडा करने के लिए शारीरिक प्रक्रिया है कि वो पसीना उत्पन्न करती है। यह जो पसीना है हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाता है। अब ये कितनी ऊष्मा प्राप्त करता है? तो जितनी द्रव की प्रसुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिससे कि द्रव से गैस में बदल जाए, उतनी प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा वो हमारे शरीर से प्राप्त कर लेता है जिससे हमारे शरीर का तापमान में गिरावट आती है और हम शीतलता का अनुभव करते हैं। सूती कपड़ों में वाष्प को या जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सूती कपड़े अधिक मात्रा में पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और उसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए सूती कपड़े अधिक शीतलता का अनुभव करवाते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए और शीतलता का अनुभव करने के लिए सूती कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा दोस्तों कि गर्मी के दिनों में मिट्टी के बने घड़े का पानी ज़्यादा शीतल होता है बजाय धातु के बने घड़े की तुलना में। अब ऐसा क्यों होता है? तो मिट्टी से बने जो घड़े होते हैं उनके बनावट इस प्रकार से होती है कि मिट्टी के कणों के बीच में छोटे छोटे सरंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसको हम सरंध्र कहते हैं। इन सरंध्र से धीरे धीरे पानी अंदर से बाहर की सतह की ओर रिसता रहता है जिसके कारण मटके की या मिट्टी के बने घड़े की ऊपरी सतह या बाहरी सतह सदैव आर्द्रता युक्त या नमी वाली बनी रहती है। यह बाहरी सतह पर उपस्थित पानी वातावरण से गर्मी प्राप्त करके और साथ ही साथ मटके से गर्मी प्राप्त करके वाष्पीकरण करता है। तो यह जो पानी जब वाष्पीकृत होता है तो मिट्टी के घड़े से उसकी बाहरी सतह से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है जिससे उसकी बाहरी सतह का तापमान कम हो जाता है। बाहरी सतह का तापमान कम होने से मटका ठंडा बना रहता है और उसके अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा बना रहता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वाष्पीकरण के द्वारा शीतलता। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि जब हम स्टील के ग्लास के अंदर
बर्फ़ का पानी डाल देते हैं तो बाहरी सतह पर पानी की बूंदें नज़र आने लगती हैं। अगर हम किसी धातु के गिलास में या कांच के गिलास में भी अगर बर्फ़ का अत्यधिक ठंडा पानी इसके अंदर डाल दें तो आप देखेंगे यहाँ पर जल की बूंदें नज़र आती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं तो इसकी बाहरी सतह के संपर्क में जो वायु है उसका तापमान भी गिरता है, जिसके कारण उसमें उपस्थित जो जल के कण हैं उनका तापमान भी गिरता है। अब जल के कणों का तापमान गिरने के कारण वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिसको हम बोलते हैं संघनन। तो जब बाहरी सतह के संपर्क में जो वायु है उसका तापमान गिरने के कारण जो उसमें जल के कण गैसीय अवस्था में थे वे द्रव अवस्था में बदलना शुरू होते हैं शीतलन के कारण या तापमान की कमी के कारण। तो गैस के जब कण द्रव में बदलते हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम संघनन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने शीतलन के कई महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझा, जिसकी सहायता से हम समझ पाए कि किस प्रकार से वाष्पीकरण शीतलन का अनुभव करवाते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा दोस्तों, गर्मी के दिनों में पंखे की जगह पर कूलर से शीतलता अधिक अनुभव होती है। उसका कारण यह है कि कूलर में हम जल का प्रयोग करते हैं। इस जल युक्त हवा को तेज़ी से पंखे के द्वारा कमरे में फेंका जाता है, जहाँ पर उपस्थित गर्म हवा की ऊष्मा को ये जल के कण अवशोषित होकर करके वाष्प में बदल जाते हैं। जब वायु के कण की ऊष्मा को जल के कण अवशोषित कर लेते हैं तो वहाँ की ऊर्जा में या ऊष्मा में कमी आती है। ये कण अपने आसपास के वातावरण से पुनः अपनी कमी हुई ऊर्जा को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे ऊष्मा अवशोषित होती जाती है और जल के कण उसको अवशोषित करके वाष्प में बदलते जाते हैं, जिससे कमरे का तापमान लगातार गिरता जाता है। इसलिए हमें शीतलता का अनुभव होता है। लेकिन पंखे की हवा में शीतलता का अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उसमें जल के कणों की मात्रा या द्रव के कणों की मात्रा अधिक नहीं होती। तो ये कई उदाहरणों के द्वारा हमने वाष्पीकरण के द्वारा शीतलन को समझा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा अध्याय पूर्ण होता है। कक्षा 9वीं के विज्ञान का एक अध्याय हमने पूर्ण किया। आपकी अभ्यास प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो विषय बिंदु है उसमें शामिल है या हमारी विषय वस्तु में शामिल है। तो आप उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से इन विषय वस्तु को सुन करके हल कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।